यह हमें बेलीज के विशाल नीले महासागर की तलहटी तक ले जाएगा। हम विशाल नीले महासागर की अंधेरी गहराइयों में उतरेंगे और महासागर के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। 50 वर्षों तक बेलीज सरकार ने किसी को भी विशाल नीले महासागर की तलहटी का अन्वेषण करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर है। लेकिन 2018 में एक अरबपति और वैज्ञानिकों की एक टीम ने उन चेतावनियों को अनसुना कर अंधेरे में उतर गए। उन्होंने जो खोजा वह उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक था। इस गड्ढे की गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था। अंधकार में उतरना। बेलीज के तट से दूर मुख्य भूमि से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी पर सबसे विस्मयकारी प्राकृतिक संरचनाओं में से एक मौजूद है। ग्रेट ब्लू होल एक विशालकाय पानी के नीचे का गड्ढा है जो 318 मीटर चौड़ा है और समुद्र तल में 124 मीटर नीचे तक जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह कैरेबियन सागर से ऊपर की ओर घूरती हुई एक विशाल काली आंख की तरह दिखाई देती है। इसका लगभग पूर्ण गोलाकार आकार और केंद्र में स्थित गहरे नीले पानी तथा आसपास के फिरोजी उथले पानी के बीच का तीव्र विरोधाभास इसे पृथ्वी पर सबसे आकर्षक भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक बनाता है। दशकों से स्कूबा गोताखोर और स्नोरकलिंग करने वाले इस रहस्यमय स्थान की ओर आकर्षित होते रहे हैं। वे सतही जल में धीरे धीरे तैरते हुए जीवंत प्रवाल संरचनाओं और लाइट हाउस रीफ एटोल में व्याप्त प्रचुर समुद्री जीवन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रीफ शार्क क्रिस्टल जैसे साफ पानी में तैरती थीं। प्राचीन समुद्री कछुए हजारों वर्षों से विकसित हो रही विशाल प्रवाल संरचनाओं के पास से धीरे धीरे गुजरते थे। ऊपरी झलक क्षेत्र में सब कुछ शांत और लुभावना प्रतीत होता था, लेकिन बहुत कम लोग ही गहराई में जाने का साहस करते थे। बहुत कम लोगों में वह हिम्मत या तकनीक थी कि वे उस बिंदु से परे की दुनिया का पता लगा सकें जहां सूर्य का प्रकाश लुप्त होने लगता है और अंधेरा सब कुछ निगलने लगता है। लेकिन 2018 की सर्दियों में स्थिति बदल गई। एक्वाटिका सबमरीन की एक टीम एक महत्वाकांक्षी मिशन के साथ ग्रेट ब्लू होल पहुंची। इस अभियान का नेतृत्व ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने फैबियन कूस्टो के साथ किया, जो संयोगवश महान समुद्री अन्वेषक जैक्स कूस्टो के पोते थे। मुख्य पायलट एरिका बर्गमैन नाम की एक असाधारण महिला थीं और उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जो पहले किसी ने नहीं किया था। वे पूरे सिंक होल के आंतरिक भाग का पहला संपूर्ण त्रिआयामी सोनार मानचित्र बनाने जा रहे थे। अत्याधुनिक एक्वाटिका स्टिंगरे पनडुब्बियों का उपयोग करते हुए, जो कोंग्सबर्ग मेसोटेक दोहरी अक्ष और बहुबीम सोनार तकनीक से लैस 500 पनडुब्बियों से सुसज्जित थीं। टीम ने 27 नवंबर से 13 दिसंबर 2018 तक 2 सप्ताह के दौरान 22 गोते लगाए। जैसे ही उन्होंने अपनी पनडुब्बियों में उतरना शुरू किया, पहले 90 मीटर का सफर लगभग जादुई सा लगा। वे इस पानी के भीतर की दुनिया के सामान्य निवासियों के पास से गुजरे। कैरेबियन रीफ शार्क उत्सुकता से उन अजीब धातु की नौकाओं के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। विशालकाय ग्रुप पर मछलियां मूंगे की चट्टानों की छाया में छिपकर देख रही थीं। रंग बिरंगी मछलियों के झुंड पनडुब्बियों के गहरे उतरते ही बिखरते और फिर से इकट्ठा होते रहे। लेकिन जैसे ही वे 90 मीटर की गहराई के करीब पहुंचे, कुछ बदलने लगा। उस गहराई के नीचे जो कुछ छिपा था, वह वैज्ञानिकों को उस जगह के बारे में उनके अब तक के सभी ज्ञान को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर देगा, और जो कुछ उन्हें वहां मिलेगा वह उन्हें हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। नीचे कब्रिस्तान जैसा दृश्य था।
सतह से लगभग 290 से 300 फीट नीचे एक्वाटिका के दल का सामना किसी असाधारण और भयावह चीज से हुआ। एक मोटी अभेद्य परत पूरे गड्ढे की चौड़ाई में मृत्यु के तैरते हुए कंबल की तरह फैली हुई थी। यह हाइड्रोजन सल्फाइड का एक विशाल संकेंद्रण था, जो एक जहरीली गैस है जो ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होती है। एरिका बर्गमैन ने बाद में इस अनुभव का विस्तृत वर्णन किया। उसने बताया कि जैसे ही वे इस परत से गुजरे, उन्हें कैरिबियाई सागर की वह खूबसूरत धूप नहीं मिली और सब कुछ एकदम काला हो गया। उसने कहा कि वहां बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी और न ही कोई जीवन था। हाइड्रोजन सल्फाइड की परत एक रासायनिक अवरोधक का काम करती है, जो ऊपर के जीवित जगत को नीचे के निर्जीव जगत से अलग करती है। यह विषैला क्षेत्र उस स्थान पर बनता है जिसे वैज्ञानिक हेलोक्लाइन कहते हैं, जो वर्षा के पानी से कम घनत्व वाले मीठे पानी के मिलने की सीमा है। चूंकि ब्लू होल में पानी का प्रवाह लगभग न के बराबर होता है, इसलिए सल्फर कम करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन सल्फाइड जमा हो जाता है और इसी गहराई पर फंसा रह जाता है। हाल के वर्षों में कैरिबियन में तेजी से बढ़ रही सरगासम समुद्री शैवाल के अपघटन से इस घातक परत में और भी अधिक सल्फ्यूरिक यौगिक जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की परत के नीचे चालक दल पूर्ण शांति के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और फिर उनकी रोशनी ने कुछ विचलित करने वाली चीज को उजागर किया। सिंकहोल की ढलान वाली दीवारों और फर्श पर सैकड़ों शंख बिखरे हुए थे। ये खाली शंख नहीं थे जो ऊपर से बहकर नीचे आ गए हों। टीम को तलछट में स्पष्ट निशान दिखाई दिए, जिनसे पता चलता है कि जीवित शंखों ने खड़ी ढलानों पर चढ़ने की बेताब कोशिश की थी। शंखों के बगल में हर्मिट केकड़े बेसुध पड़े थे। वे सभी गड्ढे के किनारे के बहुत करीब भटक गए थे, उसमें गिर गए और बाहर निकलने में पाए गए। खड़ी दीवारें और ऑक्सीजन की कमी वाले पानी ने उनकी नियति तय कर दी थी। वे दम घुटने से मर गए और अब इस पानी के नीचे बने मकबरे में संरक्षित पड़े हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने शंखों का कब्रिस्तान कहना शुरू कर दिया है। तलछट में बने निशान उनके अंतिम क्षणों को दर्ज करते हैं। थके हारे जीव संघर्ष करते हुए ऊपर की ओर आए और ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए और वापस नीचे फिसलकर दूसरों के साथ मिल गए। लेकिन खोजें तो अभी शुरू ही हुई थीं। जैसे जैसे पनडुब्बियां और भी गहराई में उतरती गईं, तल के पास लगभग 120 मीटर की गहराई तक पहुंचते ही चालक दल को कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिक समुदाय में सनसनी मचा दी। चट्टानी ढलानों से लटकते हुए स्टैलेक्टाइट्स थे। इनमें से कुछ खनिज संरचनाओं की लंबाई 9 से 12 मीटर तक थी, जो उन्हें बेहद विशाल बनाती थी। यह खोज न केवल रोचक थी बल्कि क्रांतिकारी भी थी। आइए जानते हैं कि स्टैलेक्टाइट्स ने ग्रेट ब्लू होल के बारे में हमारी सारी धारणाओं को कैसे बदल दिया। स्टैलेक्टाइट्स का निर्माण केवल एक विशेष वातावरण में ही हो सकता है। इन्हें हवा से भरी गुफाओं की आवश्यकता होती है, जहां पानी धीरे धीरे पत्थरों से रिसता है और हजारों वर्षों में कैल्शियम कार्बोनेट जमा करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकल जाती है। पानी के अंदर यह प्रक्रिया पूरी तरह असंभव है। पानी के माध्यम से पानी टपक नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे वातावरण में नहीं निकल सकती जो मौजूद ही ना हो। इन स्टैलेक्टाइट्स की मौजूदगी इस बात का पुख्ता सबूत है कि ग्रेट ब्लू होल कभी एक सूखी गुफा प्रणाली थी जो हवा के संपर्क में थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गुफा अंतिम हिमयुग के दौरान बनी थी, जो 26,500 से 19,000 साल पहले हुआ था, जब वैश्विक तापमान आज के तापमान से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस कम था। इस हिमयुग के दौरान इतना पानी विशाल ग्लेशियरों में जमा हो गया था कि समुद्र का स्तर
वर्तमान स्तर से 120 से 135 मीटर नीचे गिर गया था। हिमयुग के अंत और ग्लेशियरों के पिघलने के बाद लगभग 14,600 वर्ष पूर्व मेल्टवाटर पल्स 1A नामक एक विनाशकारी घटना घटी। 500 वर्षों से भी कम समय में वैश्विक समुद्र स्तर 16 से 24 मीटर तक बढ़ गया। प्राचीन गुफा प्रणाली में पानी भर गया, छत ढह गई और इस प्रकार आज के विशाल नीले छिद्र का जन्म हुआ। राइस यूनिवर्सिटी और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ब्लू होल के तल से तलछट के नमूने निकाले और एक और भी उल्लेखनीय खोज की। तलछट की परतों में टाइटेनियम और एल्यूमीनियम के अनुपात का विश्लेषण करके वे हजारों वर्षों के वर्षा पैटर्न का पुनर्निर्माण कर सके। टाइटेनियम का निम्न स्तर सूखे का संकेत देता है, क्योंकि टाइटेनियम केवल तभी मुक्त होता है जब वर्षा ज्वालामुखी चट्टानों का अपक्षरण करती। टीम ने 800 से 900 ईस्वी के बीच एक सदी तक चले भीषण सूखे का दस्तावेजीकरण किया, जो माया सभ्यता के पतन के साथ पूरी तरह मेल खाता था। उन्होंने इस अवधि के दौरान सामान्य 5 से 6 चक्रवातों की तुलना में प्रति 2 दशकों में केवल 1 या 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए। 1000 से 1100 ईस्वी के बीच एक दूसरा बड़ा सूखा चिचेन इट्जा के महान शहर के पतन के साथ मेल खाता था। इन वैज्ञानिक खजानों के बीच दल को आधुनिक दुनिया की भयावह यादें भी मिलीं। तलछट पर 2 लीटर की कोका कोला की बोतल पड़ी थी। एक खोए हुए गोप्रो कैमरे में किसी अज्ञात गोताखोर की छुट्टियों की तस्वीरें थीं, जिन्हें अभी भी पुनः प्राप्त किया जा सकता था। समुद्र तल से 400 फीट नीचे पड़ी सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी प्लास्टिक की बोतलें, और वो भी बहुत सारी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें 2 मानव शव मिले जो उन गोताखोरों के थे जो गड्ढे में खो गए थे और कभी बरामद नहीं हुए। टीम ने अवशेषों को बिना छेड़े वहीं छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। एरिका बर्गमैन ने बताया कि उन्होंने बेलीज सरकार को स्थान के बारे में सम्मानपूर्वक सूचित किया और सभी इस बात पर सहमत हुए कि कोई भी शव निकालने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उन्होंने तल को बेहद अंधेरा और शांत बताया, जो इस रहस्यमयी खाई की खोज में अपनी जान देने वालों के लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल है। लेकिन बेलीज का विशाल नीला छिद्र, चाहे वह कितना भी घातक साबित हुआ हो, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक नीला छिद्र नहीं है। वह भयावह ख्याति दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक जगह को प्राप्त है। एक ऐसी जगह जिसने इतनी जानें ली हैं कि एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मृतकों के शवों को निकालने के लिए समर्पित कर दिया है। बोन कलेक्टर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दहाब नामक एक छोटे से तटीय शहर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में लाल सागर में एक गहरा नीला गड्ढा है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक गोताखोरी स्थल माना जाता है। अनुमान के मुताबिक 1997 से 2012 तक 15 वर्षों की अवधि में 130 से अधिक गोताखोरों की मौत हुई है, यानी औसतन हर साल 8 से अधिक मौतें होती हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार मरने वालों की वास्तविक संख्या 200 से अधिक है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। वास्तविक संख्या अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। स्थानीय लोग इसे गोताखोरों का कब्रिस्तान कहते हैं, और एक व्यक्ति इस जगह को किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति से बेहतर जानता है। उनका नाम तारेक उमर है। वे एक मिस्र के तकनीकी गोताखोर और प्रशिक्षक हैं जो पहली बार 1989 में दहाब आए थे और लगभग 30 वर्षों से ब्लू होल में गोताखोरी कर रहे हैं। तारेक उमर एक पेशेवर तकनीकी गोताखोर जिन्होंने इस जगह से शव निकाले हैं, उनकी पूरी कहानी तय किए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो उनके द्वारा किए गए
भयावह काम को दर्शाते हैं। वे उन्हें बुजुर्ग गोताखोर कहते हैं। वे उन्हें हड्डियां इकट्ठा करने वाला कहते हैं। लोग उन्हें कब्र रक्षक कहते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से तारेक इस स्थल पर किए गए अधिकांश शव बरामदगी अभियानों में शामिल रहे हैं। उन्होंने स्वयं नीले गड्ढे की गहराई से 100 से अधिक शव बरामद किए हैं। उन्हें ठीक ठीक गिनती याद नहीं है कि कितने शव थे। उन्हें केवल 2 शवों के नाम स्पष्ट रूप से याद हैं, जिन्हें वे सतह पर वापस लाए थे। उनके नाम मार्टिन गारा और कॉनर ओरेगन थे। 1997 में मार्टिन गारा डुन लाओघैरे के रहने वाले 22 वर्षीय आयरिश गोताखोरी प्रशिक्षक थे, जो लगभग 1 साल से मिस्र में काम कर रहे थे। उन्हें गोताखोरी इतनी पसंद थी कि उन्होंने और उनके दोस्त ने बड़ी योजनाएं बनाई थीं। वे स्थानों की खोज करने और फिर आयरलैंड लौटकर विदेशी गोताखोरी पर्यटन में विशेषज्ञता वाली एक यात्रा एजेंसी शुरू करने वाले थे। उनके मित्र कॉनर ओरेगन 23 वर्ष के थे और ब्रे के ओल्ड कोनाग के रहने वाले थे। उन्होंने हाल ही में डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में डिग्री पूरी की थी। दोनों को जानने वाले सभी लोग उन्हें सतर्क और अनुभवी गोताखोर मानते थे। उसी वर्ष नवंबर में घर लौटने से लगभग 1 महीने पहले मार्टिन और कॉनर ने प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स (PADI) द्वारा आयोजित एक यात्रा में भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रसिद्ध ब्लू होल का अन्वेषण करना था। गोताखोरी के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों दोस्त समूह से अलग हो गए और खुद को अंधेरे में अकेला पाया। किसी तरह वे जिस गैस मिश्रण का उपयोग कर रहे थे, उसकी सीमा से अधिक गहराई में उतर गए थे। अत्यधिक गहराई में सामान्य संपीड़ित हवा में मौजूद नाइट्रोजन का मानव मस्तिष्क पर मादक प्रभाव पड़ता है। गोताखोर इसे नशे में होने जैसा अनुभव बताते हैं। मार्टिन और कॉनर दोनों बेहोश हो गए। उनके मुंह से उनके रेगुलेटर गिर गए। वे दोनों एक साथ गहरे पानी में डूबते चले गए, जब तक कि वे सतह से 102 मीटर नीचे आकर रुक नहीं गए। जब अन्य गोताखोरों को पता चला कि दोनों आदमी लापता हैं और वे उनकी तलाश में वापस गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शव एक दूसरे को गले लगाए हुए पाए गए। एक ने दूसरे को बचाने की कोशिश की थी और दोनों की एक साथ मौत हो गई। तारेक उमर ने शवों को निकालने के लिए स्वेच्छा से सहायता प्रदान की। यह उनका पहला शव बरामदगी अभियान था और दाहा ब्लू होल से शव बरामदगी का पहला रिकॉर्ड भी। काले संगमरमर से बना एक स्मारक पत्थर अब उस स्थान को चिह्नित करता है जिस पर केवल स्नेहपूर्ण स्मृति में शब्द अंकित हैं। लेकिन मार्टिन और कॉनर तो बस शुरुआत थे। उनकी कहानी इस जगह पर दुखद रूप से आम हो गई। सावधान और अनुभवी गोताखोर उस गड्ढे में उतरते और कभी वापस नहीं आते। ब्लू होल के ऊपर तट पर चट्टानों और प्रवेश द्वार तक जाने वाले रास्ते पर कई स्मारक पट्टिकाएं लगी हुई हैं। कम से कम 14 दस्तावेजित स्मारक पत्थर उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इन झलक क्षेत्रों में अपनी जान गंवाई। गोताखोरी के इच्छुक लोग अक्सर गोताखोरी शुरू करने से पहले इन पट्टियों पर जाकर नाम और तारीखें पढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कभी तारेक उमर की सेवाओं की आवश्यकता न पड़े। लेकिन बरामद शव उन लोगों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं जो कभी सतह पर नहीं आ सके, और इस गड्ढे की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे लगभग एक आदर्श हत्यारा बना देती है। मौत की वास्तुकला। दाहा ब्लू होल में इतनी जानें क्यों जाती हैं, यह समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्लू होल कैसे बनते हैं और इस खास ब्लू होल को इतना घातक क्या बनाता है। दुख की बात है कि यह लोकप्रिय स्थान यहां हुई भारी संख्या में मौतों के लिए कुख्यात है, क्योंकि कई गोताखोर पिछले हिमयुगों के दौरान समुद्र का स्तर नाटकीय रूप से गिर गया था।
कभी कभी तो वर्तमान स्तर से 100 मीटर तक नीचे। इससे दुनिया भर के तटों पर फैली सतही गुफाओं और गड्ढों का विशाल जाल सामने आया। हजारों वर्षों में हल्के अम्लीय वर्षा जल ने धीरे धीरे चूना पत्थर को घोल दिया, जिससे कार्स्टिफिकेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से गुफा प्रणालियां निर्मित हुईं। जब हिमयुग समाप्त हुए और समुद्र का स्तर फिर से बढ़ा, तो खारे समुद्री जल ने इस विघटन प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। अंततः कई गुफाओं की छतें ढह गईं, जिससे विशाल गोलाकार छेद बन गए जो अब समुद्र के नीचे डूबे हुए हैं। कठोर चट्टान के स्थिर बाहरी किनारे बचे रहे, जबकि नरम आंतरिक पदार्थ घुल गया। यही कारण है कि ब्लू होल का वह विशिष्ट गोलाकार आकार और किनारों और केंद्र के बीच गहराई में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है। बेलीज में स्थित ग्रेट ब्लू होल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसका किनारा मात्र 10 मीटर की गहराई पर स्थित है, लेकिन यह किनारे से आगे बढ़ता है और दीवारें एक ही भयानक ढलान में 124 मीटर की सीधी रेखा में गिरती हैं। गहराई में यह अत्यधिक अंतर ऊपर से दिखाई देने वाले विशिष्ट रंग विरोधाभास का निर्माण करता है। गहरे नीले पानी से घिरा हुआ यह क्षेत्र गहरे लगभग काले रंग का है, जो खुले महासागर के रंग से मेल खाता है। दहाब के पास स्थित इजिप्शियन ब्लू होल लगभग 80 मीटर चौड़ा है और इसके भीतर की गहराई 100 मीटर से भी अधिक है। लेकिन इसमें एक ऐसी विशेषता है जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लगभग 52 से 56 मीटर की गहराई पर आर्च नामक एक विशाल प्राकृतिक सुरंग ब्लू होल को खुले लाल सागर से जोड़ती है। यह सुरंग 26 मीटर लंबी है और इसका तल समुद्र की ओर खुलने वाले हिस्से में 102 मीटर से 120 मीटर तक ढलानदार है। आर्च के निकास के आगे समुद्र तल तेजी से नीचे की ओर ढलान बनाता जाता है। पहले 130 मीटर, फिर 150 मीटर, फिर 250 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर और अंततः 1000 मीटर से भी आगे अथाह गहराई में। समस्या यह है कि क्रिस्टल जैसे साफ पानी एक घातक दृष्टिभ्रम पैदा करता है। मेहराब देखने में लगभग 10 मीटर लंबा लगता है, जबकि वास्तविकता में यह उससे 2 गुने से भी अधिक लंबा है। गोताखोरों को दूसरे छोर पर रोशनी दिखाई देती है और वे सोचते हैं कि वे आसानी से तैरकर पार जा सकते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे पहले ही 55 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं, जो मनोरंजक गोताखोरी की सीमा से 15 मीटर अधिक है। सामान्य संपीड़ित हवा के साथ 55 मीटर की गहराई पर नाइट्रोजन नार्कोसिस से निर्णय लेने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। गोताखोर इस अनुभूति को नशे में होने जैसा बताते हैं। कुछ लोग परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं और खतरे का भय पूरी तरह खो देते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग किसी एक विचार में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे किसी और बात के बारे में सोच ही नहीं पाते। ऑक्सीजन का आंशिक दबाव भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिससे बिना किसी चेतावनी के दौरे पड़ने की संभावना रहती है। आर्क के भीतर अक्सर एक अंतर्मुखी धारा बहती रहती है, जिससे गैस की खपत बढ़ जाती है और धारा के विपरीत तैरकर वापस आना और भी मुश्किल हो जाता है। निकटतम पुनर्संपीड़न कक्ष 22 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क पर स्थित है। डीकम्प्रेशन सिकनेस से पीड़ित गोताखोर के लिए वे 22 किलोमीटर मानो चांद पर होने के समान थे। फिर आया सबसे घातक गोता, 400वीं गोताखोरी। 2011 में इगोर नाम का एक गोताखोर अपने प्रभावशाली गोताखोरी अनुभव के साथ मिस्र के ब्लू होल में पहुंचा। यह प्रसिद्ध मेहराब मिस्र के शहर दहाब के पास पानी के नीचे 60 मीटर की गहराई पर स्थित है। उन्होंने अपने करियर में कुल 400 गोताखोरी के रिकॉर्ड दर्ज किए थे। वे 40 मीटर, 50 मीटर, 66 मीटर, 85 मीटर
और यहां तक कि 106 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे। वह खुद को सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार समझ रहा था। इगोर ने 150 मीटर तक गोता लगाने की योजना बनाई थी। उसका पहला 400 मीटर का गोता उसे उस गहराई तक ले जाएगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उन्होंने 50 मीटर की गहराई पर स्थित प्रसिद्ध मेहराब से नीचे उतरना शुरू किया। 90 मीटर की गहराई पर वे एक अन्य गोताखोर के पास से गुजरे, जिसने बाद में बताया कि इगोर कांपते और अस्थिर लग रहे थे। लेकिन जब दूसरे गोताखोर ने इशारा करके पूछा कि क्या वे ठीक हैं, तो इगोर ने इशारे से जवाब दिया कि सब ठीक है। वह नीचे की ओर 120 मीटर फिर 150 मीटर तक उतरता रहा। वह अपने पूरे जीवन के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच चुका था। 150 मीटर की गहराई पर एक चट्टानी कगार पर जोरदार टक्कर लगने के बाद इगोर ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया और तभी सब कुछ भयानक रूप से बिगड़ गया। 130 मीटर की गहराई पर इगोर की सांसें फूलने लगीं। अत्यधिक गहराई ने उसके शरीर पर अपना बुरा असर डाला था। वह पूरी तरह से दहशत में आ गया। घोर भय के क्षण में उसने अपने प्रशिक्षण में बताए गए सभी नियमों को त्याग दिया और बिना किसी डीकंप्रेशन स्टॉप के सतह की ओर तेजी से बढ़ने लगा। यह निर्णय उसके लिए मृत्युदंड साबित हुआ। जब कोई गोताखोर अत्यधिक गहराई में उतरता है तो आसपास के दबाव के कारण उसकी सांस लेने वाली गैस से नाइट्रोजन उसके रक्त और ऊतकों में घुल जाती है। यह गोताखोरी का एक सामान्य हिस्सा है। समस्या ऊपर आने के दौरान उत्पन्न होती है। यदि गोताखोर बहुत तेजी से ऊपर आता है तो नाइट्रोजन को सांस के माध्यम से सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। इसके बजाय यह घोल से बाहर निकलकर सीधे रक्त और ऊतकों में बुलबुले बना लेती है। ये बुलबुले रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं। ये नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में फैलने पर ये असहनीय दर्द पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति को डीकंप्रेशन सिकनेस कहा जाता है, जिसे आम भाषा में बेंड्स के नाम से जाना जाता है। यह शब्द 1873 में ब्रुकलिन पुल के निर्माण के दौरान प्रचलित हुआ, जब मजदूर उच्च दबाव वाले पानी के नीचे के कक्षों से बाहर निकले और जोड़ों के दर्द के कारण उनकी मुद्रा झुक गई, जो 1820 के दशक में महिलाओं के बीच प्रचलित ग्रीक झुकी हुई मुद्रा से मिलती जुलती थी। जब तक इगोर का सिर पानी की सतह से ऊपर आया, तब तक उसके रक्त में घुली हुई गैसें पूरी चढ़ाई के दौरान तेजी से फैल रही थीं। बुलबुले उसके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर रहे थे। जैसे ही उसका चेहरा पानी से बाहर निकला, उसने दर्द से कराहते हुए चीख मारी। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। इगोर उन कुछ पीड़ितों में से एक था जिनके शव को तारेक उमर को पानी की गहराई से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनकी मृत्यु ने ब्लू होल के बारे में एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी। 400 बार गोता लगाने का अनुभव भी किसी व्यक्ति को अत्यधिक गहराई के निर्मम भौतिकी के लिए तैयार नहीं कर सकता। डाहा ब्लू होल में हुई सभी मौतों में से एक मौत सबसे प्रसिद्ध और सबसे दुखद है। यह एक ऐसी मौत है जिसे कैमरे में पूरी तरह से कैद किया गया एक एक भयावह फ्रेम में। वह कैमरा जो लगातार रिकॉर्डिंग करता रहा। अप्रैल 2000 में यूरी लिप्स्की नाम का एक व्यक्ति दाहाब पहुंचा, जिसके पीछे एक ऐसा सपना था जो उसे वर्षों से सता रहा था। यूरी एक 22 वर्षीय रूसी इजरायली गोताखोरी प्रशिक्षक था जो पौराणिक ब्लू होल की खोज करने के लिए बेताब था। यह है रूसी लड़का यूरी। हमने यूरी के बारे में सुना था, बेशक। हम क्या कर सकते थे? वह अभी अभी तेल अवीव में एक दोस्त से मिलकर लौटा था और इसी उद्देश्य से सिनाई प्रायद्वीप की यात्रा पर निकला था। घर से निकलने से पहले यूरी ने अपने पिता से एक वादा किया था।
उसके पिता को इन चीजों का गहरा आभास था और उन्होंने यूरी से शपथ ली कि वह कोई भी खतरनाक या लापरवाही भरा काम नहीं करेगा। यूरी मान गया। वह सावधान रहेगा। जब यूरी दहाब पहुंचे तो वे अकेले डाइविंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने घंटों तक डाइविंग की दुकानों के बीच घूमते हुए किसी साथी की तलाश की। आखिरकार उनकी मुलाकात तारेक उमर से हुई। तारेक ने तुरंत पहचान लिया कि यूरी के पास इस जगह पर गहरे पानी में गोता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है। उन्होंने यूरी को 2 बार खतरों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे किसी भी गंभीर प्रयास से पहले 2 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण देने की पेशकश की। यूरी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। इसके बजाय यूरी को एक स्थानीय गाइड मिल गया जो उसके साथ बेसिक डाइविंग के लिए जाने को तैयार था। उसने अपने साथ केवल एक एयर टैंक रखा था और कोई बैकअप उपकरण नहीं था। उसने अपने हेलमेट पर एक वीडियो कैमरा बांधा और 28 अप्रैल 2000 को पानी में उतर गया। उस कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया फुटेज इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डाइविंग डेथ वीडियो में से एक बन गया। रिकॉर्डिंग सतह के पास से शुरू होती है। पानी एकदम साफ नीला और बेहद खूबसूरत है। दूर कुछ अन्य गोताखोर भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की रोशनी में मूंगे की चट्टानें जगमगा रही हैं। मछलियां कैमरे के सामने से तेजी से गुजर रही हैं। सब कुछ शांत और निर्मल प्रतीत होता है। यूरी कुछ देर कैमरे से छेड़छाड़ करता है। ऐसा लगता है कि वह उस पर कोई सुरक्षात्मक आवरण लगा रहा है ताकि वह गहराई में दबाव को झेल सके। वह 2 अन्य गोताखोरों के पास जाता है, इतना करीब कि लगभग उन्हें छू लेता है। फिर वह मुड़ता है और नीचे अंधेरे में देखता है। उसके बहुत नीचे गहरे पानी में गोता लगाने वालों से बुलबुले ऊपर की ओर तैर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूरी उन बुलबुलों की ओर तैरने लगता है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता है, पानी का रंग धीरे धीरे गहरा होता जाता है। सुंदर कैरिबियन नीला रंग धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल जाता है, फिर स्याही जैसे काले रंग में जो चारों ओर से दबाव डालता हुआ प्रतीत होता है। यूरी अपने डाइव कंप्यूटर की स्क्रीन देखता है। स्क्रीन पर 81 मीटर दिखाई देता है। 40 मीटर से नीचे सामान्य संपीड़ित हवा का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। यूरी पहले ही उस गहराई से 2 गुने से अधिक नीचे जा चुका था। इस समय नाइट्रोजन के कारण होने वाली बेहोशी उसके दिमाग पर हावी हो रही होगी। इतनी गहराई में स्पष्ट रूप से सोचना लगभग असंभव हो जाता है। ऊपर मौजूद जल स्तंभ का भार इतना दबाव पैदा करता है कि उसके उत्प्लावन नियंत्रण उपकरण में मौजूद गैस समेत सब कुछ संकुचित हो जाता है। यूरी ने अपनी गति धीमी करने और सतह की ओर वापस ऊपर उठने के लिए अपने BCD बैकग्राउंड कंट्रोल डिवाइस को फुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत गहराई में था। दबाव बहुत अधिक था। उसका उपकरण बहुत भारी था। तैरने की तीव्र इच्छा में उसने उपकरण को जरूरत से ज्यादा भर दिया और वह फट गया। फुटेज में यूरी कुछ और क्षणों तक संघर्ष करता दिख रहा है। वह शायद ऊपर की ओर तैरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसके उपकरणों का भार और मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था के कारण भागना असंभव हो जाता है। कैमरा उसके डाइव कंप्यूटर को अंतिम बार दिखाता है। उसमें 91.6 मीटर की गहराई दिखाई देती है। फिर फुटेज अचानक काली हो जाती है। जब 40 मिनट बाद भी यूरी सतह पर नहीं आया तो सतह पर मौजूद सभी लोग समझ गए कि इसका क्या मतलब है। उसके पिता अगले दिन क्षत विक्षत होकर दहाब पहुंचे और स्थानीय लोगों से अपने बेटे का शव बरामद करने की गुहार लगाने लगे। तारेक उमर ने स्वेच्छा से उस काम में हिस्सा लिया जो उस समय तक किसी के द्वारा किया गया सबसे गहरा शव निकालने का प्रयास बन गया। उन्होंने यूरी को लगभग 115 मीटर की गहराई पर औंधे मुंह पड़ा हुआ पाया, जो अत्यधिक उपकरणों के बोझ से दबा हुआ था। कैमरा अभी भी उसके हेलमेट से जुड़ा हुआ था।
इसकी रेटिंग केवल 75 मीटर थी, इसलिए सभी ने मान लिया था कि दबाव के कारण यह नष्ट हो गया होगा और सारा फुटेज हमेशा के लिए खो गया होगा। लेकिन वे गलत थे। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जब कैमरा और उसका अन्य सामान यूरी के माता पिता को लौटाया गया तो उन्होंने यह जाने बिना फुटेज देखी कि वे क्या देखने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे के अंतिम क्षणों को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। तारेक उमर ने बाद में इस पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि कैमरा अभी भी काम कर रहा है तो वे खुद ही उसमें पानी भरकर फुटेज नष्ट कर देते। किसी भी माता पिता को वह सब नहीं देखना चाहिए जो उस रिकॉर्डिंग में था। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड अगले दिन गलती से तब रिकॉर्ड हो गए जब कोई यह जांच रहा था कि कैमरा अभी भी काम कर रहा है या नहीं। आज यह फुटेज नए गोताखोरों के लिए इस जगह के अथाह खतरों के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करता है। इसे YouTube पर 80 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। शायद यही कारण है कि मिस्र का ब्लू होल आज भी लोगों की जान ले रहा है। सतही परिस्थितियां सुरक्षा का भ्रम पैदा करती हैं जो नीचे छिपे मृत्यु के जाल को छुपा देती हैं। गहरा अज्ञात। 2021 में स्थानीय मछुआरों से मिली जानकारी के आधार पर, जिन्होंने पानी के एक अजीब तरह से शांत हिस्से के बारे में बताया था, इकोसुर नामक एक संगठन के वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय मुहाने का अन्वेषण किया। उन्होंने जो खोजा उससे इतिहास के नए अध्याय लिखे गए। उन्होंने जिस नीले छिद्र की खोज की उसका नाम ताम जा रखा गया, जिसका अर्थ माया भाषा में गहरा पानी होता है। उन्होंने इसकी पुष्टि की और इसे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा नीला छिद्र बताया और इसका नाम ताम हा रखा, जिसका अर्थ यहाँ की भाषा माया में गहरा पानी होता है। 2021 में इको साउंडर तकनीक का उपयोग करके किए गए प्रारंभिक मापों में इसकी गहराई 274.4 मीटर दर्ज की गई थी। अकेले यही इसे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल बना देता। लेकिन दिसंबर 2023 में शोधकर्ता अधिक उन्नत उपकरणों के साथ वापस लौटे। उन्होंने अंधेरे में एक CTD प्रोफाइलर उतारा। 420 मीटर की गहराई पर भी उपकरण नीचे उतर रहा था। उन्होंने 500 मीटर लंबी केबल बिछाई। यह तल तक नहीं पहुंचा। तामजा अब पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में पुष्टि हो गई है, जिसने दक्षिण चीन सागर में स्थित ड्रैगन होल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी गहराई 300.89 मीटर है। अत्यधिक गहराई पर जल रसायन विश्लेषण से कुछ उल्लेखनीय बातें सामने आईं। 400 मीटर से नीचे का पानी अपेक्षित खाड़ी के पानी के बजाय कैरिबियन सागर की स्थितियों से मिलता जुलता है, जो टैम जा को खुले महासागर से जोड़ने वाली संभावित पनडुब्बी सुरंगों का संकेत देता है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन नासा ब्लू होल को कार्बोनेट चट्टान में बने पानी के नीचे के सिंक होल के रूप में वर्गीकृत करता है। इन्हें अद्वितीय समुद्री जल रसायन वाले पारिस्थितिक हॉटस्पॉट माना जाता है, जो पृथ्वी पर कहीं और न पाए जाने वाले जीव जंतुओं को सहारा देते हैं। ऑक्सीजन की कमी वाले गहरे जल क्षेत्रों में, जहां हाइड्रोजन सल्फाइड जमा होता है, रासायनिक ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पनपते हैं। ये चरमपंथी जीव इस बात की दिलचस्प जानकारी देते हैं कि यूरोपा और एनसेलेडस जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे संभव हो सकता है, जहां सतह के नीचे के महासागरों में समान परिस्थितियां हो सकती हैं। बहामास में स्थित 202 मीटर गहरा डीन का ब्लू होल प्रतिस्पर्धी फ्री डाइविंग के लिए प्रमुख स्थान बन गया है। वहां आयोजित होने वाली वार्षिक वर्टिकल ब्लू इंटरनेशनल फ्री डाइविंग प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड के विलियम ट्रूब्रिज जैसे एथलीट
बिना फिन्स के एक ही सांस में 102 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं और रूस के एलेक्सी मोलचानोव भारित स्लेज की सहायता से 136 मीटर तक नीचे उतर चुके हैं। बेलीज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ग्रेट ब्लू होल हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहेगा। हर दिन रेत के झरने इसकी गहराई में गिरते हैं और इसे धीरे धीरे पानी के भीतर की रेत घड़ी की तरह भरते जाते हैं। जिन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने इस अद्भुत रचना को जन्म दिया, वही अब धीरे धीरे इसे मिटा रही हैं। अंततः पीढ़ियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और रोमांच के शौकीनों को आकर्षित करने वाली यह खाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी, उन्हीं शक्तियों द्वारा निगल ली जाएगी जिन्होंने इसे जन्म दिया था। उस दूर के दिन के आने तक ये रहस्यमयी गड्ढे मानवता को पुकारते रहेंगे। कुछ लोग प्राचीन तलछटों और विलक्षण जीव जंतुओं में वैज्ञानिक खोज करते हैं। कुछ पृथ्वी की छिपी हुई ऊर्ध्वाधर गुफाओं में गोता लगाने के रोमांच का पीछा करते हैं और कुछ लोग तमाम चेतावनियों, स्मारक पट्टियों और कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए उन दुखद दृश्यों के बावजूद जो बच ही नहीं सकते थे, फिर भी पानी में उतरते हैं और सुंदर लेकिन घातक नीले सागर में समा जाते हैं। हमारे महासागरों की गहराइयों में आज भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझना अभी शुरू ही हुआ है। आपके विचार में दुनिया भर के अनछुए समुद्री कुओं में क्या छिपा है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।